सवाल मुकाबला कर रहे थे जवाब से। जवाब भी बेधड़क सामने खड़ा था। कई सवाल हो रहे थे, उन सवालों के जवाब भी आ रहे थे। जी हां, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सच की कसम में। एक महिला पत्रकार जो कहेगी सच कहेगी, वैसे सच का यह सिलसिला जारी है। फिलहाल सच की कसम में मौजूद है शिमला की वरिष्ठ पत्रकार रचना गुप्ता और एक लंबा अनुभव उनके साथ है। शब्दों की बहुत बड़ी किताब भी उनके पास है। जहन के अंदर कई शब्द है जो बाहर निकलकर आने वाले हैं, लेकिन उन शब्दों को भी कहीं ना कहीं हद तक सवाल चाहिए। सवालों की कमी यहां पर भी नहीं है। रचना जी तैयार है इन सवालों से बचने के लिए, क्योंकि अब सवालों के बम गिरने वाले हैं। सवालों के बारूद के बीच में आपको साफ निकलना है, मतलब आप मुकाबला करेंगे इन सवालों का। सवाल है, रचना जी को बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ पता नहीं लगता कि कब उन्हें गुस्सा आ जाए। चलिए वक्त को आईने में उतारने की कोशिश करते हैं। रचना जी सवाल टेढ़ा है, जवाब आपको देना है। रचना को गुस्सा आता कब है? जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखती। होता यह है कि जब आप दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो, तो स्वाभाविक तौर पे गुस्सा आ जाता है। और जिस जगह पे हम बैठे हैं उसमें वक्त कम होता है, काम की डिमांड बहुत होती है, तो ऐसी स्थिति में और टाइम लिमिट रहती है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप दूसरे से चाहे घर का बात करो, चाहे प्रोफेशन की बात करो, चाहे ऑफिस की बात करो, और पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है मुझे। अगर कोई काम परफेक्टली और पंक्चुअल वे में ना हो तो गुस्सा आता है, क्योंकि हर काम मुझे सही तरीके से और अच्छा चाहिए। रचना, मैदानी इलाकों में भी आपने पत्रकारिता की जी। बात पहाड़ी इलाकों की, रचना कितना मानती कि मतलब पहाड़ी क्षेत्रों की पत्रकारिता और मैदानी इलाकों की पत्रकारिता में कितना अंतर है? और अगर इन क्षेत्रों की पत्रकारिता का मतलब बात की जाए, उस पर मंथन किया जाए, किस कदर मुकाबला किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों की पत्रकारिता में? जो पत्रकार होता है वो बहुत मेहनत करता है, और मेरा ये मानना है कि जो पहाड़ पे काम किया जाता है वो मैदानी इलाकों की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। एक एग्जांपल देती हूँ। 2000 में, वर्ष 2000 में किन्नौर में बाढ़ आई, और उस दौरान सारा किन्नौर का संपर्क जो था वो सतलुज नदी में बाढ़ आने के कारण पूरे प्रदेश से, देश से कट गया। मैंने ये सोचा, उस टाइम जर्नलिज्म में ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी कि वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग की जाए। वहाँ जाने में चले तो गए जैसे तैसे, और वापस आते हुए इतना रास्ता था, ढांक थी, नीचे सतलुज था, और इतने कठिनाई में वो हाथ में कैमरा लिया है, बैग पकड़ा है, नोट पैड पकड़ा है, सामान पकड़ा है। और उस टाइम ये हालत थी कि या तो आप सतलुज में गए, जिस तरह से किन्नौर के लोग बहे हैं, सतलुज में इतना नुकसान हुआ है, वो अभी पीछे पीछे अब आपकी बारी है। वो टफ कंडीशंस में रिपोर्टिंग करना कोई मैदानी इलाकों में सोच भी नहीं सकता। मैंने किया है, मैंने प्लेन्स में भी काम किया है जर्नलिज्म में, और यहाँ पे भी रिपोर्टिंग का काम किया है, लेकिन बहुत अंतर है। जो सहूलियत प्लेन्स में आपने गाड़ी दौड़ा दी, स्कूटर दौड़ा दिया, तो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। शिमला में ही ले लिया आप हर जगह जाने के लिए आपको वॉकिंग जाएंगे, फिर ऑफिस आएंगे, तो इतना ज़्यादा। और मीडिया में, खबरों में ख़ास तौर पर इतनी डेडलाइन होती है, आपको एडिशन की डेडलाइन होती है, दूसरे एडिशन के लिए होती है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि आपको मिनट में आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशंस टफ होने के कारण रिपोर्टिंग कंपैरेटिवली बहुत दिक्कत आती है। मैडम, आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है पत्रकारों की। क्या इस टीम में कोई ऐसा चेहरा है जिसकी पत्रकारिता की जो कद्र है वो रचना जरूरत से ज्यादा करती है और उनकी खबरों की रचना
कायल है। क्या ऐसे किसी चेहरे का नाम रचना इस मंच पर लेना चाहेगी? मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी है और कोई बाय नेचर ट्रेंड होके नहीं आता, वो एक्सपीरियंस से ही उसको अनुभव होता है। कुछ टीम में लोग ऐसे हैं, अभी 2-3 साल का तजुर्बा है, किसी को 1 साल का तजुर्बा है, किसी को 15 साल का भी तजुर्बा है। तो जो 15 साल का कंपैरिजन है वो आप 3 साल के एक्सपीरियंस वाले रिपोर्टर से नहीं कर सकते। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि जैसे 3 साल वाला अगर एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर, उसके पास खबर अच्छी है और मेरे किसी एफर्ट से उसकी खबर राइटिंग के जरिए या उसमें एडिशनल इनपुट के जरिए अच्छी निकल सकती है, तो मैं उसकी मदद ये करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। यही मेरा सीनियर जर्नलिस्ट के लिए भी होता है जो हमारी टीम में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा या बुरा है, सब जागरण की टीम में सब A1 है। सच लिखने का ये कारवां वैसे छोटा नहीं होता है। सच लिखना आसान होता है, शायद सच को पढ़ना, सच को समझना, सच की गहराई तक जाना जरूरत से ज्यादा मुश्किल। रचना, एक और सवाल है। कई खबरों को आपने मतलब तैयार किया, सामने भी रखा और उसे कईयों ने पढ़ा भी। क्या रचना के अंदर कभी यह सवाल बार बार उठता है कि जिस खबर को रचना करना चाहती थी, किसी कारणवश उस खबर को नहीं कर पाए? बात रुचि की करते हैं। किन तरह की और किस तरह की खबरों को कवर करना रचना ज्यादा पसंद करती है? जवाब रचना वैसे क्या होना चाहिए आपका? खबरें यूँ तो सभी करनी पड़ती हैं, करते हैं, लेकिन जो मेरी रुचि है जर्नलिज्म में वो है राजनीतिक राइटिंग, पॉलिटिकल राइटिंग और दूसरी मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए समाचार, जिनको जनरली कोई उठाता नहीं है। उठाते, खैर अब तो ट्रेंड है, इस तरह की खबरें हो रही हैं, लेकिन जितने प्रोमिनेंटली लगनी चाहिए, आगे जानी चाहिए, उतनी नहीं होती हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारा समाज, आम आदमी, जब तक हम उनके दर्द को, उनकी ज़रूरतों को हम नहीं उठा सकते तो हमारा कार्य करना व्यर्थ है। तो उनकी मदद किसी ना किसी तरीके से हो जाए हमारे लिखने के जरिए से, तो उसमें सबसे बड़ी खुशी मिलती भी है। एक एग्जाम्पल है कि एक बस स्टैंड पे एक ढाबे वाला था, उसका बच्चा मिसिंग हो गया। तो वो ऐसे भटकते वे सोचा कि हमारे ऑफिस आ गया कि मेरा बच्चा इतने दिनों से गायब है और मैं परेशान हूँ और मैं उसके बिना बड़ा बेबस फील कर रहा हूँ। हमने उसका पूरा ब्यौरा लिया, हमने उसका तस्वीर लिया और एक बड़े अच्छे ढंग से खबर को लिखा और दूसरे संस्करणों में भी भेजा, इसीलिए कि कहीं इसकी मदद हो जाए, क्योंकि हमारे सामाजिक सरोकार भी हैं और चाहे वो पर्यावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नारी सशक्तिकरण है या पर्यावरण संरक्षण है, तो इनसे जुड़ी हुई खबरें जब हम करते हैं तो इसमें आपको आत्मसंतुष्टि होती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, तीसरे दिन हमें लुधियाना से एक टेलीफोन आया कि ये बच्चा इस जगह पे है और हमने फलां जगह उसको दे दिया है, तो आप उसको ले जाइए। तो उस दौरान जो हमें खुशी हुई कि हमने एक पिता से बिछड़े हुए बच्चे, वो गलती से किसी बस में चला गया और वो बोलने की स्थिति में नहीं था, 3.5-4 साल का बच्चा था, बट इस तरह की खबरें करें या शिशुओं से जुड़ी हुई या महिलाओं से जुड़ी हुई ऐसी खबरें करने में मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। राजनीतिक पॉलिटिकल राइटिंग में मेरी रुचि इसलिए भी हुई क्योंकि जब मैंने जॉब ज्वाइन करी तो अंग्रेजी समाचार पत्र में सबसे पहले, तो मुझे जो असाइनमेंट दी गई, उस टाइम 10th लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, तो उसके रिसर्च टीम में मुझे डाला गया कि आप 10th लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो पॉलिटिकल राइटिंग लिखी जाती है उसके लिए आप रिसर्च इनपुट देंगे। तो जब अच्छे अच्छे पत्रकार हमारी रिसर्च पे आंकड़ों पे बेस्ड अपना एनालिसिस लिखते थे, तो मुझे अगले दिन उनका पढ़ के ऐसा लगता था यार ये तो सारा इनपुट मैंने ही दिया, उसने तो सिर्फ कंपाइल किया। तो वहाँ से मेरी राजनीतिक स्टोरीज पर रुचि बढ़ी। दोनों अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों साथ चलने वाले हैं। जब जो जनप्रतिनिधि है
आवाम के प्रति वो खड़े नहीं उतरते, आवाम के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी बनती है वो कई बार या फिर ये कहे कि अक्सर मुंह फेर लेते हैं। इसे राजनीति कहा जाता है। मीडिया ही फिर ऐसा आखिरी विकल्प बचता है जिस पर आवाम भरोसा करती है, क्योंकि सच किसी न किसी कीमत पर इन्हें ही सामने लाना होता है। एक तरफ आप राजनीति को रखिए, एक तरफ मीडिया को रखिए। रचना, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे लोग आपसे, अनुभव छोटा नहीं है। मीडिया को राजनीति से कितना दूर रहना चाहिए, रचना का जो जवाब रहेगा इस बात को लेकर क्या रहना चाहिए रचना? ये बात सच है कि राजनीति आजकल मीडिया को बहुत इन्फ्लुएंस करती है और राजनीतिक खबरें आपके रीडर से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं, तो राजनीति और मीडिया को आप अलग नहीं कर सकते न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मीडिया में राजनीति ना हो ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई राजनीतिक पार्टी मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, वो सबसे बड़ी विडंबना होती है। तो मेरा ये मानना है कि खबरों में तो दोनों साथ साथ में चलते हैं। पॉलिटिकल राइटिंग का रीडर बहुत बड़ा होता है, तो किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए पॉलिटिकल न्यूज़ को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है, वो करना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप मीडिया राइटिंग में हो तो मुझे लगता है कि जो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो अखबार आगे बढ़ते हैं। दैनिक जागरण उनमें से एक है। मजबूर हूं, वक्त को रोक नहीं सकता, मजबूर हूं, वक्त को थाम नहीं सकता। अच्छा होता कि मैं वक्त को थाम सकता। लेकिन एक इसी मजबूरी के साथ एक और सवाल रचना आपसे कर रहा हूं, वक्त की कमी है थोड़ी सी। एक मजबूत कड़ी होती है, एक कमजोर कड़ी होती है। लेकिन कमजोर कड़ी जब अपने आप को असुरक्षित समझती है तो वो मजबूत कड़ी पर हमेशा हावी होने की कोशिश करती है। रचना को मजबूत कड़ी में रखते हैं, चंद लोगों को कमजोर कड़ी में रखते हैं। रचना, क्या मजबूत कड़ी को कमजोर कड़ी से डरने की जरूरत है? और क्या आपको लगता है कि कमजोर कड़ी हमेशा बौखलाई रहती है जब किसी मजबूत कड़ी को देखती है? जवाब चंद शब्दों में। बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल होता है। जब कोई एक अगर आपका ये रेफरेंस मीडिया के प्रति है तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि मीडिया अपने आप में बहुत सशक्त होता है। मीडिया से जुड़े हुए लोग, क्योंकि कलम उनके पास है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे मजबूत होते हैं और उनकी मजबूती को हमेशा चुनौती रहती है। और मेरा तो यही कहना है कि इस चुनौती से पल पल आपको निपटना पड़ता है, और एक चुनौती से निपटते हैं तो दूसरी चुनौती आ जाती है, दूसरी से निपटते हैं तो पांचवी चुनौती आ जाती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाइसी उस पे सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन इस पे जो मजबूत कड़ी होती है, अगर वो हौसले से बढ़े, हिम्मत से बढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट करता है। मतलब उन्हें कमजोर कड़ियों से घबराने की जरूरत नहीं है। मजबूत लोग हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं पता नहीं क्यों सोचते कि क्यों ना जो कुर्सी के जो चार जो उसकी टांगे होती है उन्हें खींचा जाए, उन्हें हिलाया जाए, कहीं ना कहीं तो सिंहासन जो है वो ढल जाएगा। लेकिन नहीं जानते कि एक लंबा अनुभव होता है, उसके बाद ही एक मुकाम हासिल होता है। मुकाम हासिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस मुकाम में खुद को उस कसौटी पर खड़ा होता ना सबसे बड़ी बात है। रोटी सब खाते हैं, पचाने की ताकत होनी चाहिए। तो सच की कसम में सवाल भी थे, सवालों का जवाब भी था, लेकिन कुछ पल के लिए आपसे विदा लेंगे, एक और चेहरे के साथ हासिल होंगे और फिर आपके सामने उनसे एक ही कहेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर आप तो जानते ही है ना, झूठ बोले कौवा काटे। रचना जी, धन्यवाद आपका। वक्त में से आपने वक्त निकाला और वक्त सीधे तौर पे हमारे पाले में डाला। कई सवालों के सामने बेधड़क आपने उन सवालों का जवाब भी दिया। कई शुभकामनाओं के साथ विदा लेंगे आपसे, और साथ ही शिमला की तमाम, हिमाचल की तमाम आवाम से। तो सच की कसम है आज बस इतना ही, लेकिन खबरों पर विश्वास करने के लिए आप देखते रहिए हिमाचल की नंबर 1 आवाज सिटी चैनल। तब तक के लिए संजीव का आपको तहे दिल से नमस्कार एंड गुड बाय।